हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मल प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 9। मैंने इसको कल ही पीडीएफ और खुद भी कल ही पढ़ लिया था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 11-12 बज गए थे। इसलिए सोचा रात को रिकॉर्ड करने से अच्छा है सुबह जल्दी उठ कर रिकॉर्ड कर लूँगा। तो फिर चलते हैं लेक्चर 9 में। हम क्या देखेंगे? 20 सवाल हैं जो सर ने करवाए हैं क्लास में। 20-21 सवाल हैं, 20 एग्जैक्टली नहीं है, 21 है शायद। तो हम उसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। हाँ, 20 ही है। पहला क्वेश्चन है जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे बेसिंग है। पहला न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या है? न्यूटन लॉ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डी टी, ये टेम्परेचर है, ये टाइम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2। और जब इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। फिर इसके बाद पता नहीं कैसे इसको ऐसे लिखते हैं, दोनों को एवरेज लेते हैं, दोनों का एवरेज लेते हैं और फिर T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और फिर उसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर माइनस कर देते हैं। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के T1 प्लस T2। अब इसी के बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हालांकि ये सिलेबस से कट गया है, लेकिन सर का कहना है कि इंपॉर्टेंट है तो आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट है तो आ सकता है। रेट ऑफ हीट लॉस वाला क्वेश्चन, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक थ्योरेटिकल, एक न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल क्या होगा? 70 डिग्री से 60 डिग्री पर जा रहे हैं, 60 डिग्री से 50 डिग्री पर जा रहे हैं, 50 से 40 पे जा रहे हैं। इसमें टाइम लग रहा है T1, इसमें टाइम लग रहा है T2, इसमें टाइम लग रहा है T3। तो ऑलवेज T3 विल बी ग्रेटर, T1 विल बी लेस। सबसे कम टाइम पहले लगेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे जैसे जैसे कूलिंग बढ़ेगी, टाइम जो कूलिंग का है बढ़ने लगेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट है लार्ज रूम में, टेम्परेचर जो है किसका, रूम का टेम्परेचर 50 दिया गया है। 12 मिनट में ये कूल हो रहा है 80 से 70 डिग्री। 12 मिनट में ये कूल हो रहा है 80 से 70 डिग्री। तो टाइम टू कूल ऑब्जेक्ट सेम फ्रॉम 70 से 60। तो 70 से 60 जाने के लिए कितना लगेगा? हम लोग ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। करते हैं कैसे? क्या 70 से 60 जाने में, 70 है या 80 है? 80 है। 80 से 70 जाने के लिए इसको 12 मिनट लग रहा है। मतलब 80 T1 हो गया, 70 दूसरा वाला टेम्परेचर हो गया। इसमें रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिंपली डिवाइडेड बाई 12। ये हो गया डी टी बाई डी टी। अब यहाँ पर के हो जाएगा। अब इसका एवरेज ले लेंगे, 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दिया था? 25। 25 दिया था या 25 ही निकालना था? 25 दिया था। अब डिवाइड कर दो केस को। अब बोल रहा है जब ये 60 से 70 से 60 पे जा रहा है, 70 से 60 पे जा रहा है, तो इसका टेम्परेचर कितना कितना टाइम लेगा? तो ये टाइम निकालना है। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के 60 प्लस 70, 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 60 में 70 गया तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6×6=12, 150, 150 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 75। के से के कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 75 माइनस 25। डाक कर ले लूँ क्या? जाए तो ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या आएगा डिवाइडेड में? नीचे यहाँ पर भी यही होगा, 6×6=12, 1×13, 130, 130 हो जाएगा। ये 65, 65 माइनस 25। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करेंगे, 10 है और ये 12 है। अब ये तो क्लास 8th की है। इसको फिर जब ये इसको डिवाइड करेंगे तो पलटी मार देगा, तो ये टी यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 10 टी डिवाइडेड बाई 120। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कैंसिल। तो ये आ गया मेरा क्या? ये क्या आ जाएगा मेरा? 5। 10 डिवाइडेड बाई 12, तो ये मेरा आ गया 5। 1 डिवाइडेड बाई 12। अब इज इक्वल टू क्या कर देंगे? अब देखो यहाँ पे 75 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 75 में से 25 मतलब 30, 50, 50 बचेगा। 65 में से जाएगा तो कितना कम है? 10 कम है तो 40 बच जाएगा। तो इससे इससे ये कैंसिल। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं इसीलिए नहीं स्किप करता हूँ, सर ने बोला है कलम चलाना पड़ेगा, बिना कलम चलाए नहीं होगा कुछ। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 आ गया मेरा टेम्परेचर 15। इसीलिए मैं इतना कलम चलाता हूँ। एक बार नोट्स में, एक बार इसमें 15 आ गया था यार, मिट गया। फिर से मैं क्या करूँ? फिर से नहीं सॉल्व करूँगा। ये वाला आंसर होगा। कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 मिनट लग गया यार एक ही क्वेश्चन में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन
कैलकुलेशन वाइज लेंदी होते हैं। अब मैं एक में पूरा कैलकुलेट कर दिया हूँ, तो क्या चाह रहा है दूसरे में भी करूँ? 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो कर ही देते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो इसमें भी वही सेम चीज़ होगा, क्या होगा? डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई डी टी अपॉन डी टी, के से के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर सीधा फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। यार इतना टाइम थोड़ी होता है। 3t से t जाने में, 3t से 2t जाने में 10 मिनट लग रहा है, और 2t से t डैश जाने में 10 मिनट लग रहा है। तो t डैश का टेम्परेचर बताना है, ये t डैश है, इज इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा। अब 3t प्लस 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी, ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, t डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, यहाँ पर भी t, तो 2t प्लस टी डैश डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्या? t माइनस टी, हाँ टी। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2t में से t बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ t बचेगा, और यहाँ पर 2t माइनस टी डैश ही रहेगा। तो ये हो जाएगा t डिवाइडेड बाई 2t माइनस टी डैश इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूना 5, 5 2 7, ये 7t डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 7t कैसे? एक सेकेंड, 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो ये आ जाएगा मेरा 3t डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस टी माइनस 2t डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2t से ये 2t कैंसिल हो जाएगा, ये 2t से ये 2t कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? अब बचा है मेरा t डिवाइडेड बाई 2t माइनस टी डैश इज इक्वल टू, अब ऊपर 3t है, ऊपर क्या है? 3t। अब देखो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? 3t डिवाइडेड बाई टी डैश। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बहुत टाइम जाएगा, टी डैश हो जाएगा, तो जो टी डैश की वैल्यू है वो कुछ आ जाएगी 3/2t, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इसको, फिर यहाँ से टी डैश मिल जाएगा, ये टी डैश। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 3/2t, ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर की बॉडी इनिशियली 80 है, वो 64 पर जा रही है 5 मिनट पे, और 52 पर जा रही है 10 मिनट पे। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि यहाँ से यहाँ जा रही है 5 मिनट में, 10 मिनट में, या यहाँ से यहाँ जा रही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे गेस करेंगे, जैसे अपने को आइडिया कैसे लगेगा बताओ? तो अगर कुछ नहीं बताया है, हालांकि अगर बता देता तो क्लियर हो जाता। एंड 2 to 50 मिनट, थोड़ा अपना लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का ही सब चलेगा। अब 80 से 64 में 5 मिनट लग रहा है, और 64 से 52 में कितना लगेगा? तो ये 64 से 52 नहीं है, ये 80 से ही 52 है। इस क्वेश्चन में बताया नहीं, लेकिन हमको खुद से ही समझना पड़ेगा, ठीक। आगे चलते हैं, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह। कैसे? एक बार 80 से 64 पे जा रहा है कितने टेम्परेचर पर, कितने मिनट में? 5 मिनट में, डिवाइडेड बाई 80 से 52 पे जा रहा है कितने मिनट में? 10 मिनट में, इज इक्वल टू के से के कैंसिल हो गया। अब 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नॉट, हमको इन्वायरमेंट का टेम्परेचर निकालना है, डिवाइडेड बाई 80 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नॉट, ये होगा इन्वायरमेंट। अब इसका एवरेज ले ले, ये 64 में से जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 16 हाँ 16 बच जाएगा। 5 से ये 2 आ जाएगा, तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 80 में से 52 जाएगा तो 28 बचेगा, इज इक्वल टू, इसका एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। 80 और 64 144, 144 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 72, 7 दूनी 14, 72, ये हो गया मेरा 72 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई 80 52 8 5 13 132, 132 डिवाइडेड बाई 2 65, 65 होता है 130, 66 हो जाएगा क्या? 67 होगा, 52 है ना, 52 है, 8 5 13, देखो 8 80 52, 8 5 13 132, 132 डिवाइडेड बाई 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 सत्ती, 2 छंग 12, 66 आएगा, 66 टी नॉट। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, अब ये 4 दूनी 8, ये हो गया मेरा 8 डिवाइडेड बाई नीचे 7 बराबर 72 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई 66 माइनस टी नॉट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? ऐसे। अब 66 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, 8 छंग 48, 48 का 8, 8 छंग 48, 48 4 52, 528 माइनस 8
टी नॉट इज इक्वल टू 72 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 4 हासिल 1 और 78, 7 दूनी 14, 14 4 हासिल 1, 7 7 49, 1 50, 504 आ जाएगा। 504 माइनस 7 टी नॉट। अब 8 टी नॉट को इस साइड लेके जाओ और 528 माइनस 504 इज इक्वल टू 8 टी नॉट को इस साइड लेके जाओगे तो 8 टी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा और 7 टी नॉट माइनस होगा तो टी नॉट हो जाएगा। तो टी नॉट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 28 माइनस 504, 22, 24 डिग्री। 24 डिग्री आ गया। 528 माइनस 504 24 ही होगा ना। 24 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में नहीं है, शायद ऑप्शन में कुछ करेक्शन है। ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। 528 या फिर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मेरा कैलकुलेशन सही है, मैंने क्वेश्चन वेरीफाई कर लिया। इसका ऑप्शन गलत है, इसको 24 कर लो। ऑप्शन 24 है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 24 जो है वो राइट आंसर है। कैसे? यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे थे ना। अब मैं फिर से इतना कैलकुलेशन नहीं करूँगा, कैलकुलेशन में बहुत टाइम चला जाता है। अब इतना तो खुद से कर सकते हो। ये वाला आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बतानी है। सिर्फ यही डिटेक्टो, मतलब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा खास अलग नहीं है इस क्वेश्चन में। खास अलग नहीं है तो मैं इसको स्किप तो नहीं कह सकते, बट मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा पूरी तरह से। चलो स्टार्ट करते हैं। 70 डिग्री से 60 डिग्री में 5 मिनट में जा रहा है और फिर 54 तक जा रहा है अगले नेक्स्ट 5 में। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बतानी है। इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस क्या लगेगा आपको पता है? इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस क्या है? इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस ये है कि इसमें भी लिखा है एंड टू 54, लेकिन 70 से 60 जा रहा है 5 मिनट में, ठीक है। तो इसमें ये नहीं बताया है कि 60 से 54 या 70 से 54। तो अब आप अपना दिमाग लगाओ। 70 से 60 जाने में 5 मिनट लग रहा है, तो 70 से 54 जाने में भी 5 मिनट लगेगा। बताओ, नहीं होगा ऐसा ना, क्योंकि टाइम बढ़ जाता है। स्टैटिक थ्योरी में बताया, इसीलिए ये 60 से 54 है। तो सीधा सीधा आप लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? 70 से 60 जा रहा है पहला, कितने मिनट में? 5 मिनट में। फिर 60 से 54 जा रहा है, मतलब 60 माइनस 54 अगले 5 मिनट में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई 6 5 11, 6 5 11, 11 114, 114 डिवाइडेड बाई, सीधा ऐसे जोड़ के लिख देता हूँ। देखो कैलकुलेशन ऐसे फास्ट होती है। अब यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा फिर 5, फिर देखो ऊपर यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? 10 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, अभी ये 6 6 12, 6 6 12 13, 130, 130 डिवाइडेड बाई 2 65, 65 माइनस टी नॉट, 65 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई 2 25 10, 2 7 14, 57 माइनस टी नॉट। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे टी नॉट की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हीट फ्लो थ्रू सिलेंड्रिकल रॉड। एक सिलेंड्रिकल रॉड के थ्रू हीट फ्लो कर रही है। ये पिछले वाला जो वो था ना लेक्चर, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। पिछले वाले क्वेश्चन पे बेस्ड, पिछले वाले लेक्चर पे बेस्ड क्या था? DH अपॉन DT इज इक्वल टू कैट। कैट ऐसे ट्रिक है, ये कुछ ऐसा कैट नहीं है, कैट की लेंथ। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में? देखना, क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस का रेशियो, मतलब R1/R2 क्या है? 1:2, और लेंथ का जो रेशियो है वो क्या दिया गया है? 2:1, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 1। और क्या दिया है? डेल्टा टी, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू पर मिनट टेम्परेचर डिफरेंस, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, ये डेल्टा टी सेम है। तो सिंपली बोल रहा है कि पर यूनिट टाइम में कितना मतलब हो जाएगा। तो रेडियस पे कैसे प्रोपोर्शनल है? R² से, और लेंथ पे इनवर्सली। अब R² से प्रोपोर्शनल है तो कैसे हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाई, इसको डबल किया है तो ये नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8। तो 1/8 है कहीं पे? 1:8 ये है मेरा 1/8। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिनट, ये सेम यही गलती 1:8 होगा। मुझे लगा था मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे एक बार लगा 1:1 हो, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, बट ऐसा नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 रॉड है सेम लेंथ के, डिफरेंट स्पेसिफिक हीट है। K1 K2 जो उसकी कंडक्टिविटी है, A1 A2 एरिया है, टेम्परेचर ये है। तो रेट ऑफ हीट लॉस, अब रेट ऑफ हीट लॉस DH/dt इज इक्वल टू क्या होता है? कैट KA डेल्टा T डिवाइडेड बाई क्या? L। अब इसमें तुमको कहीं स्पेसिफिक हीट दिख रही है? रेट ऑफ हीट लॉस के फॉर्मूले में कहीं स्पेसिफिक हीट दिख रही है? नहीं।
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बचा ये। अब ये इसका क्या मतलब है, कौन सा वाला इसमें होगा? के और ए दो ही दिख रहा है। अब के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। मान लो ये k1 है तो ये होगा a1, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा ऐसे, k1 a1 पास पास हो जाएंगे 1 1 वाले, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा राइट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधे बच्चे ये वाला आंसर किए थे, बहुत सारे बच्चे, आधे क्या बहुत सारे बच्चे किए थे, लेकिन हीट लॉस के फॉर्मूले में एस तो होता ही नहीं है, हालांकि मैंने भी यही किया था। आगे चलते हैं, ये भी क्यू है नीट का, अभी रिसेंट में आई थिंक आया है, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो था, पिछले वाले में या उसके पिछले वाले में, किसी में तो था। सिंपली हमको पावर दे दी है और बोल रहा है कि 1 घंटे में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा। तो पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम। पावर क्या दिया है 100 किलोवाट, मतलब 100 × 10⁻³ वाट। 1 आवर में कितने मिनट, 1 आवर में 60 मिनट, कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 36 और कितना जीरो है जोड़ लो, 1 2, ये 3 2 5 6 7, 10⁻⁷ 10⁻⁷। तो मेरा आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, 10⁻⁷ वाला मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रेडिएशन पे बेस्ड। देख रहे हो कितने बच्चे राइट आंसर दिए हैं, 74% पोल पे। तो एमएसयू पावर दिया गया है। देखो अब इसमें सर ने क्या बताया था, जो खाने वाला प्रोसेस है, मतलब खाने वाला प्रोसेस एक आर्ट है और निकालने वाला प्रोसेस तो आर्ट थोड़ी है। तो मैंने आर्ट से ट्रिक याद की है, क्या, A+R+T=1। आप भी याद कर सकते हैं ART। अब ART है क्या, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ रिफ्लेक्शन, रेट ऑफ ट्रांसमिशन। खाते टाइम जब हम कोई चीज़ खाते हैं, या तो हम पूरा खा लेंगे, या तो कुछ खाएंगे कुछ वापस दे देंगे, मतलब थोड़ा सा खा के बोलेंगे नहीं 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 चाहिए, या तो खुद खा के दूसरे को पास कर देंगे तू खा ले, 3 चीज़ करते हैं। और जब निकालते हैं, अब जो ज़्यादा खाएगा वो ज़्यादा निकालेगा, ये डबल मीनिंग सर ने क्लास में बोला था। अब आधे बच्चे कुछ और समझ रहे थे, आधे बच्चे कुछ और, आप समझ रहे हो जो वो भी सही है। जब निकालने की बात आएगी तो एमिट की बात आएगी, तो एमिट वाले पार्ट में ई आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, रिलेशन बताना है ए आर टी के बीच। अब आर्ट =1 होता है, इसमें आर्ट नहीं है, इसमें आर्ट नहीं, इसमें आर्ट नहीं, आर्ट बराबर 1। खाना एक आर्ट है। आगे चलते हैं, एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम बॉडी इन टाइम टी व्हेन एरिया ऑफ बॉडी इज ए। कौन सा लॉ है बताओ, ये है आई थिंक बोल्ट्जमैन का लॉ, नहीं नहीं हाँ बोल्ट्जमैन लॉ है। क्या होता है बोल्ट्जमैन लॉ, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन ही था ना, नमो मैं भूल गया, बोल्ट स्टेफन था, स्टेफन हाँ स्टेफन, ये स्टेफन लॉ है, सॉरी। बोल्ट्जमैन वाले में सराउंडिंग करने पर चला जाता है। तो यहाँ पर T⁴ ये होता है स्टेफन्स लॉ। अब इसमें सिर्फ एनर्जी बताना है, पर यूनिट एरिया दे दिया है ए, पर यूनिट टाइम, मतलब ये यहीं रहेगा। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा ए T⁴ ऐसा कौन से ऑप्शन में है, सेकंड वाले में, सिग्मा T⁴ और टी भी है ना, टी एरिया ऑफ बॉडी दे दिया है तो ए भी कर लेंगे, एनर्जी बोला है यहाँ पर टी भी लेके जाओ। बट मेरे हिसाब से अगर बोला इन टाइम टी बोला ना, पर यूनिट टाइम नहीं बोला है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंपली अगला क्वेश्चन क्या है, दो बॉडी सेम नेचर की है, सेम डायमेंशन की है, टेम्परेचर दे दिया गया है, तो एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपली स्टेफेंस का लॉ, मेरे मुंह में बोल्ट्जमैन बार बार क्यों आ रहा है यार। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, ठीक। तो एनर्जी एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴, अगर हम पर यूनिट एरिया की बात करें, पर यूनिट टाइम की, दोनों 1 हो गए। अब T⁴ हमेशा ध्यान रखना, इसको केल्विन में ही रखना है। तो क्या हो जाएगा, 50 है, 50 मतलब 50 का क्या मतलब है, 50 मतलब 273 + 50 कितना हो जाएगा, 323 डिवाइडेड बाई 373 का पावर 4। अब इसका पावर लगभग मेरे अंदाज से लगभग जैसे मतलब ऐसे रेशियो में आएगा, 3:2 ऐसे रेशियो में, या 4/5 या 6/7, मतलब ये देखो पास पास हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नन आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दो स्फीयर है, सेम मटेरियल से बना है, उनके रेडियस का रेशियो ये है, तो बोथ आर सेम टेम्परेचर सेम है, तो हीट रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड, मतलब पर सेकंड कितना हीट रेडिएशन करेगा वो। तो इसको कैसे निकालेंगे, एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है बताओ, एनर्जी होती है एरिया के प्रोपोर्शनल, और एरिया क्या होता है, एरिया में रेडियस आएगा तो R² हो जाएगा। तो इसका R² का रेशियो क्या है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 मेरा आंसर, थर्ड वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 आइडेंटिकल मेटल बॉल है, एक का टेम्परेचर 200 है, एक का टेम्परेचर 400 है। एयर का देखो एयर दे दिया, तो ये स्टेफेंस बोल्ट्जमैन हो गया। तो स्टेफेंस बोल्ट्जमैन का क्या लग रहा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके,
टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4। देखना इंडिविजुअल पे पावर है, कभी ब्रैकेट लगा के मत लगा देना। तो रेशियो ऑफ द नेट हीट लॉस, तो सीधा सीधा रेशियो बताना है। रेशियो बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। पहला है 200, 200 मतलब 273 प्लस 200 400, 473 का पावर 4 माइनस सराउंडिंग 27 है, 27 में 273 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टी का पावर 4। नीचे है 400, अब 400 में जोड़ेंगे 273 तो हो जाएगा 673 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दो बॉडी अगर सेम मटेरियल की है, देखो ध्यान से देखना, उनके फाइंड द रेशियो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। देखो अगर पर यूनिट बोल दिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी हीट का फॉर्म होती है तो वो चाहे जिस भी डायमेंशन का होगा, रेडियस डबल है, एनर्जी डबल है, कुछ भी हो जाए, अगर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बोल दिया तो उसका आंसर 1/1 आएगा। पर यूनिट का क्या मतलब है, एरिया इसका 1 होगा, अगर टाइम भी 1 हो जाएगा तो 1:1 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप r/2 लगा के गलत कर सकते हैं, ध्यान रखना। आप ये कर सकते हैं r² तो आप 1/4, आप इसका आंसर r/2 r डिवाइडेड बाई r/2, तो आप इसका 4:1 कर सकते हैं ये वाला, लेकिन ये नहीं सही है क्योंकि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बोला है। दो स्पीयर है, सेम मटेरियल से बने हैं, रेडियस का रेशियो दे दिया गया है, रेडिएशन पर सेकंड बोला, एरिया नहीं बोला है। तो सीधा सीधा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², कैसे, E/AT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴ ठीक है। तो एनर्जी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब रेडियस का स्क्वायर क्या दे दिया है, 1:2, तो इसको स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा अपना 1/4, 1/4 ही आएगा ना। एक सेकेंड, 1 1 2 3 1/4, हाँ 1/4 ही आएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा थर्ड। इसमें देखो ऑप्शन में 1:1 भी नहीं था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो मेटेलिक स्पीयर है, रेडियस एक का 4 मीटर है, टेम्परेचर 200 है, एक का रेडियस इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो एनर्जी रेडिएशन कितनी देगा। देखो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डायरेक्ट इज इक्वल टू टी का पावर 4 सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, इसका कांस्टेंट होता है, ठीक। तो अब हम एरिया को इधर लेके जाएंगे क्योंकि दो चीज़ दिया गया है और हमको रेशियो निकालना है। हमको रेडियस दिया है, हमको टेम्परेचर दिया है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, r², पहला r² हो जाएगी, दूसरा टेम्परेचर का पावर 4। अब r का रेशियो क्या दिया है, पहले टेम्परेचर वाला लिखते हैं। पहला टेम्परेचर है 2000, 20,000 20,000 है, कितना है 2000 है। दूसरा टेम्परेचर कितना है 4000 है, इनका पावर 4, एक जीरो से 0,000,000 मल्टीप्लाई बाई r² कितना है, रेडियस का रेशियो कितना है, एक का रेडियस जो पहले है उसका रेडियस 4 है, जो बाद में उसका रेडियस 1 है, तो इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर। तो 1/2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 16 कैंसिल, 1:1 आंसर। नीट का PYQ है, आई थिंक ये दिया नहीं है लेकिन ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं कभी। ट्रांसमिशन पावर देखो 8 बताया था आपको, ट्रांसमिशन पावर 1/6 मतलब T दे दिया 1/6, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिव R दे दिया 1/3। तो हमसे A पूछ रहा है, A प्लस R प्लस T बराबर 1। अब A पूछ रहा है, R दिया है 1/3, T दिया है 1/6 इज इक्वल टू 1। अब 1/3 और 1/6 को ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब इसको हाफ माइनस कर देंगे इस साइड ले जाके इससे, तो ये इसका आंसर भी हाफ आ जाएगा, मतलब आधा एब्जॉर्ब कर रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर अमाउंट ऑफ आइस प्लेस्ड इन अ ब्लैक बॉडी, किसी ब्लैक बॉडी में अमाउंट, एक बात और थी, वो जो स्टीफेंस लॉ था ना वो ब्लैक बॉडी के लिए था, अगर उसमें हम किसी नॉर्मल ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखेंगे तो E/AT इज इक्वल टू, किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखेंगे तो E लिख देंगे, E की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है और ब्लैक बॉडी की मैक्सिमम होती है, तो इसीलिए वहाँ पर E1 आ गया था, T का पावर 4 सिग्मा, ठीक। अब कहाँ पर थे हम लोग थे सेम अमाउंट ऑफ हीट आइस प्लेस्ड इन ब्लैक बॉडी, ब्लैक क्लॉथ। देखो ब्लैक क्लॉथ में देखो कभी भी हम लोग गर्मी में प्रेफर करते हैं सफ़ेद कपड़ा, और गर्मी में प्रेफर करते हैं सफ़ेद कपड़ा, ठंडी में वाइट कपड़ा। क्यों, ब्लैक जो है वो हीट रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो दोनों क्लॉथ में रखी गई है तो ब्लैक वाले में आइस ज़्यादा मेल्ट होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, टेम्परेचर ऑफ पीस ऑफ मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम 27 से 327, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय मेटल विल बी। मतलब ये कि टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ा रहे हो, जब टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ा रहे हो तो हीट जो है, हीट एमिशन ऑफ रेडिएशन वो कितना टाइम्स होगी। कर लेते हैं इसको, कैसे करेंगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है 27 है, एक मिनट मैं कुछ खाने लगा था, करते हैं अब यहाँ पे
एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4। एनर्जी क्या है 27 है, पहले 27 मतलब 300 केल्विन, 327 मतलब 600 केल्विन का पावर 4। कट 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 कट, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16, 1/16, तो 16 टाइम्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। एडजॉइनिंग डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन एरिया अंडर का रेशियो ऑफ द तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर बतानी है। देखो वेवलेंथ का डायग्राम दिया गया है, हमको एरिया बता दिया है और टेम्परेचर बताना है। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें इसमें करेंगे ये कि जो एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ होता है, जो उसका एरिया है, उसका एरिया क्या बताता है, उसका एरिया बताता है, एरिया का रिलेशन जो होगा टाइम रेज़ टू 4 होता है। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब हम सिर्फ वैल्यू को पुट कर देंगे। एरिया का रेशो दे दिया है क्या 16:1, ये हो गया टेम्परेचर का पावर 4, नीचे कितना टेम्परेचर होगा 2000, तो 2000 का पावर 4। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन लगता होगा तो मैं खुद करता हूँ। 16 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई टी का पावर 4। अब सिर्फ पहले 2 का देखो फिर 0 का देखो। 2 का क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यही होगा ना 16, ये हो गया मेरा 16। अब ये 3 0 है, 3 0 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो ये हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, अब मेरा टी का वैल्यू आ जाएगा कैसे, अब 16 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 4, 10 का पावर 12 इज इक्वल टू T/4। अब हम इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट बोलते हैं कि क्यूब रूट बोलते हैं और कॉर्पलेट बोलते हैं, पता नहीं, तो ले लेंगे। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 16 में 256 होता है, इतना तो याद होगा ना, 256 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12। ठीक है, अब 10⁻12 को निकालेंगे तो जब ऐसा करते हैं तो सीधा हम जो रूट लेते हैं उससे पावर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻3। कैसे 12 डिवाइडेड बाई 4, जब रूट लेते हैं जिससे तो 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 होता स्क्वायर होता तो 12 को 2 से डिवाइड करते हैं। अब 256 का रूट क्या होता है, 256 का 1/4 रूट क्या होगा, 4 4 चौक 16 होता है, 16 चौके 64 होता है और 64 चौके 256 होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा टेम्परेचर 4000 केल्विन। ऑप्शन है कोई 4000 का, ये वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर बताना है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ दिया गया है। अब ध्यान से देखना, ये एक वेवलेंथ है, दूसरी वेवलेंथ है, ये तीसरी वेवलेंथ है। मैंने माना ये λ1 है, ये λ2 है, λ3 है। हमको पता है लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, जिसका लैम्बडा कम उसका टेम्परेचर ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लैम्बडा सबसे कम है तो इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसका लैम्बडा सबसे कम है, अरे कम कैसे भाई, ये वाले एक्सेस पे लैम्बडा है ना, यहाँ पर अगर 3 होगा तो यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, सबसे ज़्यादा इसका लैम्बडा है तो सबसे कम इसका टेम्परेचर, तो T1 T2 T3, ये T2 है, ये T3 है। तो देखो कहाँ पे T3 ग्रेटर देन T2 ये है। यहाँ पे होता है लेक्चर नंबर 9 खत्म। रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर, शाम से पहले आ जाएगा आज। तब तक के लिए ओके बाय।